का सीएम दीदियां हैं यानी कम्युनिटी मोबिलाइजर्स हैं, उन सभी सीएम दीदियों को स्थायी कर उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा देकर उनके वेतन को 30,000 प्रति माह हम लोग करेंगे। 3,17,000 करोड़ का बजट है बिहार का और 1,40,00,000 जीविका दीदियों को अगर 30 से मल्टीप्लाई आप कर देते हैं तो क्या बिहार के बजट उसका इजाज़त देता है, जिनसे जीविका दीदियों को हम 30,000 रुपया प्रति माह देंगे। ठीक है, सरकारी कर्मी का दर्जा देंगे, अच्छी बात है, उनको फैसिलिटेट करेंगे, लेकिन क्या फाइनेंस इसकी इजाज़त देता है? उन्होंने तो झारखंड में माई बहन सम्मान योजना की जगह पर बिहार में भी उन्होंने तो कहा ही है कि हमारी सरकार जब बनेगी तो हर महिला के खाते में 2,500 रुपये की नमस्कार, राशि। आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। चुनाव से पहले बिहार में सभी राजनीतिक पार्टियां बिहार के जनता के लिए सौगात की झड़ी लगा दी है। इसी क्रम में हम बात कर रहे हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की। उन्होंने अपना मैनिफेस्टो में एक बार फिर से जो है खजाना को खोला और कहा कि अगर हमारी सरकार बिहार में बनती है तो हम जीविका दीदियों को जो है राज्य जो है सरकारी दर्जा देंगे, साथ ही साथ 30,000 जो है उनका वेतन होगा, 2 दिनों का अवकाश मिलेगा, जीवन बीमा भी उन्हें देने के लिए कह रहे हैं। आपने इससे पहले देखा होगा कि तेजस्वी यादव ने कहा था कि हम बिहार के सभी घरों में एक लोगों को जो है नौकरी देंगे। और भी कई सवाल हैं। हमारे साथ बात करने के लिए हैं बिहार के वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर संजय कुमार। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका न्यूज़ फाउंडेशन में। जी नमस्कार। तेजस्वी यादव की इस घोषणा को कैसे आप देख रहे हैं? क्या आप चुनावी ये जुमला मान रहे हैं चुनाव या फिर कुछ और? देखिए, है क्या कि जब बात एलओपी हैं, वो लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, तो कोई ऐसी बात करें जो थोड़ा सा तार्किक हो और वो इकोनॉमी से मैच करता हो। बिहार की इकोनॉमी सबको पता है, तो अब वो कह रहे हैं कि सारे जीविका दीदियों को हम सरकारी कर्मी का दर्जा दे देंगे, 30,000 रुपये देने की बात कर रहे हैं कि 30,000 रुपया देंगे। 1,38 या 40 लाख जीविका दीदियां हैं बिहार में, 11 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप है, 11-12 की संख्या मिला के एक ग्रुप बनाया जाता है। अब आप कल्पना कीजिए कि 3,17,000 करोड़ का बजट है बिहार का और 1,40,00,000 जीविका दीदियों को अगर 30 से मल्टीप्लाई आप कर देते हैं तो क्या बिहार के बजट उसका इजाज़त देता है? कहाँ से आप वो वर्ल्ड बैंक उतना देगी आपको पैसा और किस ग्राउंड पर देगी? तो जब चीज़ें व्यवहारिक ना होता है, घोषणाओं में चीज़ों को अगर लानी होती है तो ठीक है, लाने की इजाज़त है, हर कोई स्वतंत्र है राजनीति में अपनी बात रखने का, लेकिन ब्लूप्रिंट तो बताना चाहिए, रोड मैप बताना चाहिए कि हाँ, हमारे पास हमारा जो खजाना है उस खजाने में कौन से साधन ऐसे हैं जिनसे जीविका दीदियों को हम 30,000 रुपया प्रति माह देंगे। ठीक है, सरकारी कर्मी का दर्जा देंगे, अच्छी बात है, उनको फैसिलिटेट करेंगे, लेकिन क्या फाइनेंस इसकी इजाज़त देता है? और फिस्कल डेफिसिट के बारे में सबको पता है कि आपके आय और व्यय के बीच में, बहुत सिंपल भाषा में मैं बता रहा हूँ कि राज्य की जो आय है और राज्य की जो व्यय है, इसके बीच का जो अंतर कितना % से अधिक नहीं होना चाहिए, क्या ये लोगों को नहीं पता है? क्या तेजस्वी जी के जो सलाहकार होंगे उन्होंने इस बात को उनको नहीं बताया होगा कि फिस्कल डिफिसिट किसने तय किया है? भाई, वो तो एक फाइनेंस कमीशन ने एक स्टैंडर्ड तय कर दिया है, आप उस डिफिसिट से बाहर जा ही नहीं सकते हैं। फिर ये राशि लोन पर लेंगे। अभी बिहार प्रतिदिन 63 करोड़ रुपया केवल इंटरेस्ट चुकाता है, 63 करोड़ रुपया। इसी साल उनको 23,000 करोड़ रुपया केवल इंटरेस्ट का देना है। 4,10,000 करोड़ का बिहार पर लोन है जो अभी इनको चुकाना है, उसका इंटरेस्ट तो ही चुका ही नहीं पा रहे हैं, लोन ये कैसे चुकाएंगे? तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि हाँ, लोन लिया जाता है और लोन लेकर के कैपिटल इन्वेस्टमेंट में लोग करते हैं, लोग सैलरी के मद में देते हैं, लोग अलग अलग डिपार्टमेंट को अलॉट करते हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि ये व्यवहारिक मुझे नहीं लगता है। इकोनॉमिक्स के अगर कोई साधारण भी विद्यार्थी इसको कैलकुलेट करेगा, आय और व्यय को अगर वो समझता है, इनकम और एक्सपेंडिचर को वो समझता है, तो वो तो समझ जाएगा कि भाई ये कहाँ से इतनी बड़ी संख्या में 26 लाख आपके पास नौकरी हैं बिहार में, 26 लाख अभी तक।
क्या करेंगे? बहुत सारे डिपार्टमेंट आप बढ़ा नहीं सकते हैं। 46 विभाग अभी आपके पास हैं। 1 करोड़ ये 40 लाख जीविका दीदियों को हर महीने 30-30 हज़ार रुपया कहाँ से, कौन से साधन सोर्सेज हैं जहाँ से ये ला करके उनको दे देंगे? तो मैं इसको मानता हूँ कि चुनावी वादे हैं, और चुनावी वादों को मैं वादे के तौर पर ही देखता हूँ, व्यवहारिकता में मैं इसको नहीं देखता हूँ। एक सामान्य इकोनॉमिक्स का भी समझ रखने वाला व्यक्ति, मैं समझता हूँ कि इसकी व्यवहारिकता को समझ रहा होगा कि ये चुनावी वादे के अलावा और कुछ नहीं है। सर, एक सवाल है कि क्या आपको लगता है कि यह घोषणा ग्रामीण वोटर, खास महिलाओं के बीच यानी आरजेडी के लिए निर्णायक प्रभाव डाल सकती है? क्योंकि जीविका समूह जो है बिहार में लाखों महिलाओं से जुड़ा हुआ है। नहीं, प्रभाव तो हर चीज़ का डाला जाता है। जब ये नियोजित शिक्षकों की बहाली की थी नीतीश कुमार जी ने, जब 1500 रुपये के मानदेय पर उनको जोड़ा था, आज उनको भी 30,000 रुपया मिल रहा है, लेकिन उनकी संख्या कितनी है? नियोजित शिक्षक वही 3-3.5 लाख तो थे। उनको, उस नियोजित शिक्षक को सरकारी कर्मी का दर्जा देने में कितना वर्ष लग गया? लाख की बात मैं बता रहा हूँ, 3-3.5 लाख नियोजित शिक्षकों को। और ये कहते हैं कि नहीं, हम एक साथ जो हैं सो हम 1 करोड़ 40 लाख जीविका दीदियों को हर 30,000 रुपया दे देंगे हर महीना में। कहाँ से दे देंगे? कैसे दे देंगे? कौन सा साधन इनके पास आ जाएगा? मैं मानता हूँ कि ये व्यवहारिक नहीं है, और इस व्यवहारिकता पर मेरे मन में भी सवाल है। नहीं तो तेजस्वी जी को इसके साथ, इस घोषणा के साथ अपना रोड मैप और ब्लूप्रिंट भी जारी कर देनी चाहिए। हमारे ये सोर्सेज होंगे और इस सोर्सेज से इतनी राशि आएगी। ये तो सामान्य, मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि 1 करोड़ 40 लाख जीविका दीदी में 30 का को गुना कर दीजिए, प्रभावित होंगी। जीविका दीदियों को लगेगा कि चलो पहले हम जीविका दीदी बने, अब हम सरकारी कर्मी बनेंगे, हर महीने हमारे खाते में 30,000 रुपया आएगा। ये किसको खराब लगेगा? अच्छा तो लगेगा ही। इसलिए मन मस्तिष्क को कोई चीज़ प्रभावित न करे, ऐसी बात नहीं। अभी सरकार 10-10 हज़ार रुपये की राशि दे रही है ना भाई, कि भाई हर परिवार के एक महिला के खाते में 10,000 रुपये की राशि। अब वो खजाने पर कितना बोझ पड़ेगा, इस पर हम लोग अलग से बात कर लेंगे कि क्या बिहार का खजाना इसकी इजाज़त देता है? ये गरीब गुरबों का, मिडिल क्लास का, हार्ड मनी का कमाया हुआ टैक्स का पैसा है, जिस पैसे को सरकार इस तरह से घोषणाओं में और इस तरह से रेवड़ियों में, और मैं तो इसको कभी कभी कहता हूं कि इस तरह की चीज़ों को एक तरह से उपकृत करने के अलावा और कुछ नहीं है चुनाव के वक्त में लगा। तेजस्वी जी को क्यों ना हम कोई ऐसी बात कर दें जो उन महिलाओं को कनेक्ट कर दे, ताकि जो नीतीश कुमार का जो महिला वोट का जो पोलराइजेशन है वो फ्रैक्चर्ड हो और उसका हम बेनिफिट उठा लें। सर, एक सवाल यह भी है कि क्या लगता है, नीतीश कुमार पहले से ही जीविका दीदियों को सशक्तिकरण की मिसाल बताती रही है, ऐसे में तेजस्वी की घोषणा या क्रेडिट हाईजैक करने की कोशिश मानी जाए? हाँ बिल्कुल, वो तो तेजस्वी दांव लगा ही रहे हैं ना। उन्होंने तो झारखंड में माई बहन सम्मान योजना की जगह पर बिहार में भी उन्होंने तो कहा ही है कि हमारी सरकार जब बनेगी तो हर महिला के खाते में 2500 रुपये की राशि देंगे। नीतीश कुमार ने 10,000 रुपये का एक फ़ंड ले आया और उनके खाते में कहा गया कि 10,000 रुपये की राशि रखिए, और अगर 6 महीना तक आपका परफॉर्मेंस ठीक रहेगा तो फिर हम जो हैं वो 2 लाख रुपये की राशि देंगे। तो महिला वोटर कैसे आए तेजस्वी जी के हिस्से में, मैं मानता हूं कि उसी का एक पार्ट 2 है, जिसमें इन्होंने कह दिया कि हम जब सत्ता में आएंगे तो जीविका दीदियां जो हैं उनको सरकारी कर्मी का दर्जा देंगे और उनको हम प्रत्येक जीविका दीदियों को 30,000 रुपया देंगे। चूँकि महिला वोटर गेम चेंजर साबित हुई है, वो झारखंड हो, महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, हरियाणा हो, अब कहीं लाडली बहन योजना के नाम से, कहीं लाड़की बहन योजना के नाम से, कहीं मैया सम्मान योजना के नाम से, और कहीं लक्ष्मी योजना के नाम से, और नाम अलग अलग जरूर है। तेजस्वी जी को लगा कि देश के अगर अलग अलग राज्यों में ये प्रयोग सफल रहा तो बिहार में इस प्रयोग को क्यों न दोहराया जाए, बिहार में क्यों न कहा जाए कि हम यहाँ भी ये सम्मान देंगे। और उसी के तहत मैं मानता हूँ कि ये तेजस्वी जी ने एक मैनिफेस्टो में ये बात डाली है। मन मस्तिष्क पर तो असर डालेगा, लेकिन इसका व्यवहारिक पक्ष शायद मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सर, एक सवाल आपसे यह भी है कि क्या यह कदम बिहार की महिलाओं के बीच तेजस्वी बनाम नीतीश की प्रतिस्पर्धा को जन्म दे सकता है? क्यों नहीं जन्म देगा, स्वाभाविक रूप से जन्म देगा। ये महिला कहाँ वो पूछने के लिए तैयार हैं कि क्या बिहार का खजाना इसकी इजाज़त देता है कि नहीं।
वो तो कहेगी कि हाँ तेजस्वी जी अगर कह रहे हैं तो जीविका दीदियों को लगेगा कि हमें सरकारी कर्मी दिया जाए। कल से आंदोलन शुरू हो जाएगा चुनाव बाद कि सरकारी कर्मी का दर्जा दीजिए, 30,000 रुपये की राशि दीजिए। वो 30,000 रुपये की राशि और सरकारी कर्मी जो भी सरकार सत्ता में आएगी, अब एक दबाव तो जीविका दीदियाँ बनाएगी कि अब हम जीविका दीदी तक ही सीमित नहीं रहेंगे, हम एक एंटरप्रेन्योरशिप के तौर पर ही केवल अब अपने को नहीं रखेंगे। हमें तो आश्वस्त किया गया है कि आपको सरकारी कर्मी बनाया जाएगा, तो हमें सरकारी कर्मी बनाइए। निश्चित रूप से एक सरकार जिनकी भी आए कल, उनके ऊपर एक दबाव तो जीविका दीदियाँ बनाएंगी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि कभी भी इस तरह की बातें छेड़ करके और राज्य के खजाने को कहीं दांव पर नहीं लगाया जाना चाहिए। क्योंकि आपके पास बजट जब पेश होता है राज्य का, तो क्या होता है कि बताया जाता है कि हम इतना अगर खर्च करेंगे तो हमारे पास आय के स्रोत क्या हैं, हमारी अपनी आय कितनी है, केंद्र से हमें कितनी मिलती है राशि, हम लोन कितना लेंगे। तो क्या ये सारे पैसे जब सैलरी में चले जाएंगे तो कैपिटल डेवलपमेंट बंद हो जाएगा, कैपिटल एस्टेब्लिशमेंट पर कोई राशि खर्च नहीं होगी। सड़क, पुल, पुलिया, जो भी निर्माण के काम होंगे सब पर बंद लगा दिया जाएगा। क्योंकि ये तो सैलरी को ही मैच नहीं कर पाएंगे तो बाकी चीज़ों की क्या बात है। तो कोई भी सरकार आएगी उनके ऊपर एक दबाव तो बनेगा। सर, इसका आपका कहने का अर्थ है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, घोषणा से पहले अपना रोड मैप तैयार कर ले कि किन रोड मैप के तहत जो है आपने घोषणा किया, जो अपना मैनिफेस्टो में आपने ऐड किया है। तो क्या लगता है कि तेजस्वी यादव के इन घोषणा से उन्हीं के लिए मुसीबत बन सकता है या फिर एनडीए को? नहीं, तेजस्वी जी ने घोषणा किया है ना, तो ये घोषणा की बात तो जो भी समझदार लोग होंगे उनको तो समझ में आ जाएगी बात। ये व्यवहारिक पक्ष नहीं है, व्यवहारिकता नहीं है। इस बिहार में जिसकी आबादी अब 14 करोड़ हो गई है, वो 1 करोड़ 40 लाख जीविका दीदियाँ ही तो नहीं न हैं, और भी तो 6-6.5 करोड़ महिलाएं हैं। उनके हिस्से में क्या? कुछ नहीं। बस बिहार की आमदनी के जो भी राशि होगी वो सारी राशियां जीविका दीदियों को 30-30 हज़ार रुपया दे दिया जाएगा सरकारी कर्मी बना करके, और बाकी ऐसे ही होगा। वो जीविका दीदियां भी इस बात को समझती हैं कि ये व्यवहारिक पक्ष नहीं है, और बाकी तो इस राज्य की जो महिलाएं हैं वो भी समझती हैं इस बात को। इसलिए बिल्कुल मैं कह रहा हूँ कि व्यक्ति जो सरकार में रहे हुए हैं, जो भी उनके इकोनॉमिक एडवाइज़र होंगे, इस तरह की घोषणाओं की बात करने के लिए कहते। कभी वो कह दिए कि बिहार के हर परिवार को एक सरकारी नौकरी देंगे। कैसे नौकरी दे दीजिएगा? उस समय भी हम लोगों को लगा कि ये इस तरह की बात कौन इनको बताता है। और अभी भी मैं कह रहा हूँ कि 1 करोड़ 40 लाख जीविका दीदियों को कोई ज़रा 30,000 से गुना करके बता दे कि कितनी राशि होती है, और क्या बिहार के पास उतने पैसे हैं? 4,10,000 जो कर्ज है बिहार पर, उसका तो लोन ही बिहार नहीं चुका रहा है। फिर मैं दोहरा रहा हूँ कि 63,000 से लेके 65,000 करोड़ रुपया रोज़ बिहार 65 करोड़ रुपया रोज़ बिहार लोन देता है। 23,000 से लेके 25,000 करोड़ इस साल केवल देना है उनको। और ये इस बीच में ये घोषणा को मैं इसको मानता हूँ कि ये चुनावी वादे के अलावा और कुछ नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर संजय कुमार का। यानी कि अब युवा से हटकर के जो फोकस है बिहार की राजनीतिक पार्टियों का, वो महिला सशक्तिकरण के नैरेटिव पर शिफ्ट हो रहा है। अब देखने वाली विषय होगी कि इसका प्रभाव आगे चल करके क्या राजनीतिक पार्टियों पर पड़ता है या फिर इसका इफेक्ट चुनाव पर भी पड़ सकता है। इसको बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़4नेशन के साथ। धन्यवाद।